रिश्तों की डोर पार्ट 16 हिंदी नॉवेल। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर ये मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है जो इस चैनल पर भी चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 40 हिंदी नॉवेल अब तक लिखा है, जिसमें से 9 हिंदी नॉवेल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। वारिस सिमी की डायरी ऑफिशियल में भी खत्म हो चुकी है और रिश्तों की डोर के भी कुछ एपिसोड अब बाकी हैं। तो जल्दी ही मैं दोनों चैनल पे नई कहानियां, नई हिंदी नॉवेल लेके आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो अब तक आप लोगों ने रिश्तों की डोर में अब तक आप लोगों ने देखा कि कहानी फ्लैशबैक चल रही थी, पर अब कहानी वर्तमान में लौट चुकी है। सोमेश अपने सारे ऑफिशियल काम निपटा करके 2 महीने के बाद कनाडा से वापस इंडिया आ जाता है। इधर शैलेश की तबीयत काफी खराब हो चुकी होती है, तो वो उसे देख के काफी घबरा जाता है। सोमेश काफी खोजबीन करता है प्रतिमा के बारे में, काफी पता करने की कोशिश करता है, पर सोमेश को प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो हार फार के वो अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देता है और अपने आप को काम में बिजी कर लेता है और काम में बिल्कुल डूब जाता है। शैलेश जब उसको इस तरह से कष्ट में देखता है तो वो सिसक उठता है, लेकिन वो कहे भी तो क्या कहे कि जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो वो तुम्हारी छोटी बहन पिंकू है। इधर शिमला में डॉक्टर सुरभि जो जिस हॉस्पिटल में काम करती है, पीके हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर गौतम काम करता है और वो भी कुछ ही दूर पे रहता है जहाँ पे कि डॉक्टर सुरभि ने घर खरीदा है और रह रहा है। तो एक दिन प्रतिमा जब घूमने जाती है तो डॉक्टर गौतम से उसकी मुलाकात होती है और वो भी गौतम को अपने बड़े भाई की तरह देखने लगती है। गौतम भी उसे अपनी छोटी बहन समझता है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज अगले एपिसोड में फिर मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज 15 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, कहानी कुछ आगे बढ़ा रही हूँ। तो राखी का दिन था। गौतम खुद बेखुद प्रतिमा से राखी बंधवाने के लिए उसके घर आ गया था। प्रतिमा कौन है? अरे गौतम तुम? जी मैडम, मैं प्रतिमा से मिलने आया हूँ, आज रक्षाबंधन है। अच्छा तुम बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। थोड़ी देर में प्रतिमा पूजा की थाली सजा के ले आई थी। उसने गौतम की आरती उतारी, राखी बांधी, मुंह मीठा किया। खाना खा के जाना। डॉक्टर सुरभि डॉक्टर गौतम से बोल रही है कि खाना खा के जाना, मैं हॉस्पिटल निकल रही हूँ। जी मुझे भी हॉस्पिटल जाना जरूरी है मैडम, लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज वैसे भी कोई इमरजेंसी नहीं है और घर पे तुम मुझे आंटी कह सकते हो। जी अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको माँ कहूँ? हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर सुरभि हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। डॉक्टर गौतम बोलता है प्रतिमा से कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या है? खोल के तो देखो। प्रतिमा जब उसे खोल के देखती है तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग होती है। उसने अपने उंगली में पहन के उसे देखती है। बहुत अच्छी है भैया, पर इतनी महंगी? प्यार से ज्यादा महंगा और कुछ नहीं होता मेरी बहना। गौतम की आंखें भीग आई थी। गौतम खाना खा के वहीं से हॉस्पिटल चलता बना था। अब तो जैसे गौतम सुरभि का बेटा ही बन गया था। वो हमेशा प्रतिमा की मदद करता, कभी कदार उसे कॉलेज भी छोड़ के आता तो कभी कदार उसे कॉलेज से वापस भी ले आता। वह कई छोटे मोटे घर के काम में भी हाथ बटा डालता। कभी नानी माँ को बाजार ले जाता तो कभी प्रतिमा को भी मार्केटिंग करवा लेता, शॉपिंग करवा लेता, कुछ सामान सब्जी वगैरह भी खरीद के ला देता। सुरभि काफी खुश थी कि चलो गौतम के रूप में उसे एक बेटा मिल गया है। वैसे भी आज अगर उसका बेटा होता तो शायद हुबहू ऐसा ही होता, बिल्कुल गौतम की तरह शैलेश का कार्बन कॉपी। पर ये तो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो सोमेश है। सुरभि जब भी सोमेश और शैलेश के बारे में सोचती तो वो अंदर तक सिहर उठती। पर वो तो बिल्कुल अलग दिखता है। शैलेश जैसा तो सोमेश में कुछ है ही नहीं। क्या इत्तेफाक है, बेटा बिल्कुल अलग लगता है और किसी और का चेहरा इतना मिलता जुलता है। ये प्रभु की कलाकृति भी अजीब है। सुरभि जब भी अकेली होती वही दुर्घटना, वही सब कुछ उसके सामने घूम जाता, जिससे उसे चक्कर आने लगता, उसकी तबीयत खराब हो जाती। वो अक्सर अब अकेलेपन से घबराने लगी थी। कोशिश करती कि या तो सबों के बीच रहूं या काम में इतना बिजी रहूं कि मुझे कुछ भी याद ना आए। सुरभि को तो जैसे अब दिमाग सा लग गया था। अब वो अंदर ही अंदर उसे घून पैदा कर रहा था। कई बार तो उसका दिल चाहा कि शैलेश को फोन करके अपने बारे में बता दे कि वो कहाँ है, पर चाह करके भी वो ऐसा नहीं कर पाई थी। वो हमेशा सोचती कि मेरे बाद प्रतिमा का क्या होगा, क्या वो शादी करने के लिए कभी तैयार होगी भी या नहीं, उसके लिए कहाँ लड़का ढूंढूं, कैसा लड़का ढूंढूं। सुरभि अपने ही धुन में खोई थी कि गौतम की आवाज सुन चौंक पड़ी थी। मैडम जी,
लगता है आप कुछ सोच रही थी। हाँ, वो प्रतिमा के बारे में। प्रतिमा के बारे में? हाँ, वो अब उसकी शादी हो जानी चाहिए, पर कोई लड़का मन लायक दिख नहीं रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में सोचूंगा और अच्छे से अच्छे लड़के की खोज भी जारी रखूंगा। आखिर मेरी बहन की सुखमय जिंदगी का सवाल है। हाँ, तुम्हें क्या काम था? कुछ कहना था? हाँ, कल मेरे पापा की बरसी है। पिछले 4 सालों से मैं उस दिन कहीं किसी तीर्थ स्थान या मंदिर मस्जिद कहीं चला जाता हूँ, गरीबों को खिलाता हूँ, कुछ दान पुण्य करता हूँ और मुफ्त में इलाज भी करता हूँ। मैं 2 दिन वहां रुकता हूँ, इसलिए 2 दिन नहीं आ पाऊंगा। मुझे भी तो भरतपुर जाना है, कुछ मोतियाबिंद आंखों के ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर अजय, सुमित्रा, शशि और हर्षवर्धन मेरे साथ जाएंगे। फिर गाड़ी और स्टाफ तो होगा ही। तुम ऐसा करो, डॉक्टर कुलकर्णी से बात कर लो। तुम्हारे एब्सेंट में खन्ना और मेहता हॉस्पिटल संभाल लेंगे। कहना मैंने ऐसा कहा है। और हाँ, वो रूम नंबर 15 का क्या हाल है? जी ठीक है, उसका प्रेशर लेने बोल देना रोजी को। 2 दिन का चार्ट तैयार रखेगी, तभी उसे देख करके उसके ऑपरेशन का डेट फाइनल होगा। जी ठीक है, तुम निकलो। जी। गौतम लक्ष्मी नगर को रवाना हो गया था, जहां कभी पहले उसका अपना घर हुआ करता था। बहुत ही लाड़ प्यार से डॉक्टर सपन कुमार ने अपने बेटे गौतम की परवरिश की थी। उसकी अच्छी पढ़ाई से अच्छे स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में करवाई थी। उसे पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था और इसमें इतने पैसे खर्च हो गए थे कि उसके पापा को अपना घर गिरवी रखना पड़ा था। आखिर क्या करते? छोटा शहर था, अब उम्र हो चली थी, प्रैक्टिस भी नहीं चलती थी। फिर पत्नी और वो खुद भी बीमार रहने लगे थे। दवाई दारू में काफी खर्चे हो जाते थे। गौतम को मम्मी की बीमारी के बारे में तो पता था कि उसे फेफड़े का कैंसर हो गया है। काफी इलाज कराया था, पर मम्मी नहीं बच पाई थी। पर उसके पिता को भी ब्लड कैंसर है, ये गौतम को पता नहीं था। गौतम को अच्छी तरह से याद था कि वो अपनी सारी पढ़ाई पूरी करके लक्ष्मी नगर वापस आ गया था। उसकी इच्छा थी अपना नर्सिंग होम चलाने की, पर छोटा सा शहर होने के कारण वो मजबूर था। वो सोचता कि ठीक है, यहाँ सप्ताह में 2 दिन रहूंगा, बाकी 5 दिन शिमला में ही अपना नर्सिंग होम खोल के प्रैक्टिस करूंगा। पर उसकी इच्छा अधूरी की अधूरी ही रह गई थी। घर पे आने के बाद उसने देखा था कि पापा तो बहुत बीमार चल रहे हैं। वो पापा को लेकर के मुंबई के एक अच्छे से अस्पताल में गया था। वहीं उसे पता चला था कि पापा को ब्लड कैंसर है। वो चौंक पड़ा था। पापा खुद डॉक्टर हैं, इसका मतलब कि उन्हें तो पता होगा कि उन्हें ब्लड कैंसर है, और उन्होंने जानबूझ करके ये बातें मुझसे छुपाई। पर क्यों? आपको ब्लड देना होगा। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि डॉक्टर की आवाज सुन चौंक पड़ा। उसने बताया था कि पापा डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, अभी अभी लंदन से सर्जनशिप करके आया हूँ। ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर तो और भी चौंक पड़े थे। साथ ही साथ गौतम भी चौंक पड़ा था जब उसे पता चला था कि उसका डीएनए रिपोर्ट उसके पापा से मैच ही नहीं होता। ब्लड मैच होना तो बहुत दूर की बात थी। वो अकबका गया था। तो क्या मैं गोद लिया हुआ बेटा हूँ? पर नहीं, मम्मी तो सारी कहानी सुनाती थी मेरे बचपन की, कैसे पानी पड़ रहा था, मेरे पापा कितने नर्वस थे। तो इसका मतलब कि वो दोनों भी अनजान थे इस बात से कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। गौतम अपने ही धुन में खोया हुआ था कि तभी डॉक्टर की केबिन में डॉक्टर की केबिन में खड़ा था कि तभी एक और डॉक्टर चिकते हुए आई और बोली, सर, पेशेंट ने काफी खून की उल्टी की है और शायद खत्म भी हो गए हैं, आप चल के देख लीजिए। गौतम पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। पापा उसे एक रहस्यमय जिंदगी देकर चलते बने थे। क्रियाक्रम के 1 महीने के बाद ही उनके अपने और सच्चे कहे जाने वाले पापा के सारे दोस्तों ने उसे घेर लिया था। फिर शुरू हो गया था कागजों का दौर। किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, तो किसी से 10 लाख। इस तरह से उसके पापा ने उधार ले रखे थे। मजबूरन कोठी गिरवी पड़ी थी। लाचार होकर के गौतम को अपनी सारी जायदाद और कोठी बेचनी पड़ी थी। तभी कहीं जाके उसका कर्जा असूल हुआ था। ले दे के बस शिमला की ये जमीन ही बच गई थी, जिसे उसके पापा ने काफी शौक से उसके नर्सिंग होम के लिए खरीदा था। गौतम के सारे सपने टूट करके बिखर गए थे। मजबूरन उसने पीके हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था और 4 साल की गाड़ी कमाई के बाद उसने अभी फिलहाल में ही अपना घर बनवाया था। उसके साथ सिस्टर मार्था और शंकर चाचा शुरू से रहते आए थे। चाहे सुख हो या दुख, अपना घर हो या किराए का, गौतम ने उन्हें परिवार के सदस्य की तरह ही रखा था। मार्था आंटी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी मम्मी रेडिया, मार्था आंटी की मम्मी रेडिया को सपन कुमार मदर कहता था। उसने ही शुरू में सपन कुमार के नर्सिंग होम में ज्वाइन किया था। वो कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, उसके साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ना ही किसी ने कभी पूछा और ना ही उसने बताया था। उसकी बेटी मार्था उसके साथ थी। उसने भी नर्स की
ट्रेनिंग ली थी। इस तरह से सपन कुमार को काम खोजते आई इन दो सिस्टर की मदद मिल गई थी। पहले से जूली और 2-4 स्टाफ और भी थे। सपन कुमार ने दोनों माँ बेटी को घर का ही एक हिस्सा रहने को दे दिया था। सबों में घर जैसा ही प्रेम था, सभी मिलजुल कर रहते थे। मार्था सपन कुमार से 10 साल की छोटी थी। वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करते थे। घर में मात्र एक ही नौकर था, रमा, और उसकी पत्नी रधिया, जिसका बेटा शंकर अभी गौतम के साथ रह रहा था। सपन कुमार के नर्सिंग होम बंद होने के साथ ही सभी स्टाफ चले गए थे। मदर की डेथ हो चुकी थी। मदर रेडिया की डेथ हो चुकी थी। मार्था ने भी शादी करने से इनकार कर दिया था। इधर शंकर की पत्नी किसी स्टाफ के साथ भाग गई थी। तब से उसे भी शादी से सख्त नफरत हो गई थी और तब से ये दोनों गौतम के साथ थे। गौतम हर साल लक्ष्मी नगर आता, होटल में ठहरता, फिर मार्था और शंकर के साथ मंदिर, गिरजाघर, हर जगह जाके दान पुण्य करता। 1-2 बार वो किसी और भी धर्म स्थान पर जा करके अपने मम्मी पापा का पिंडदान भी करवा चुका था। इत्तेफाक था या संजोग, इधर सुरभि भरतपुर से वापस आ रही थी कि रास्ता बंद होने के कारण उसे लक्ष्मी नगर से होकर आना पड़ा था। इधर गौतम हर साल की तरह इस साल भी सब कर्म से निपट करके घर के बाहर लॉन में पूजा के कार्यक्रम में बिजी था। वह घर उसके पिता के एक दोस्त ने ही अपने अन्य दोस्तों को उसके पैसे दे करके खरीद लिया था और उसने हर साल अपने दोस्त के कर्म के लिए और कर्म के दूसरे दिन पूजा करने के लिए बाहर का लॉन गौतम को दे दिया था और इजाजत दे दी थी कि यहाँ तुम पूजा पाठ करवा सकते हो। तो गौतम वहां पे पूजा पाठ में बिजी था। लॉन में इजाजत मिल गई थी पूजा पाठ करने की। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ तक आप लोगों के समक्ष रखती हूँ रिश्तों की डोर का 16 एपिसोड। अभी कुछ एपिसोड इसके और बनेंगे, जल्द ही ये भी खत्म हो जाएगा। तो मैं जल्द ही दूसरी कहानी, दूसरी हिंदी नॉवल लेके आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए कहानी कैसी लग रही है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ना तो दूर, ऊपर से घटते जा रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।